यूके में हमें हो गए हैं 4 साल कंप्लीट, जो कि हम जून में कर लेंगे। मैंने बीटेक किया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग से कोर्स। क्या काम कर रहे हो? फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही काम जो लोग नवे आते हैं उनको लैंग्वेज बैरियर का भी इशू काफी रहता है यूके में। स्टार्टिंग आप ऐसे लेबर करोगे तो बहुत मुश्किल का। फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप जो है डार्टफोर्ड के पास आओ, एजेंसीज हैं काफी, तो आपको हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ग्रेव्सएंड में इसलिए आया था कि मुझे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना। तब से ही कंस्ट्रक्शन में फिर लोग अच्छे मिले, काम अच्छा लगा, तो मैं उसी लाइन में डायरेक्ट कंपनी में जा सकते नए लोग कि पहले बिल्डर के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस लेना? 2-3 मंथ्स जो है आप बिल्डर के साथ लगाइए। 30 से 35 किलो का एक जैक हैमर होता है, Oh my God. उसको आपको उठाना होता है। पहले कंक्रीट की तोड़नी पड़ती है और आपको ये नहीं पता कि कब कौन आपको कहाँ ले जाए, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। कोई भी आएगा भाई ये काम कर दो, आप टॉयलेट्स क्लीन करने, बहुत गंदे काम होते हैं कुछ तो, लेकिन कई साइट्स पे जो कि मैं यहाँ पे बयां भी नहीं कर सकता क्योंकि जो घर पे स्कोप नहीं है अगर आपने इंडिया में स्टडी की है, क्योंकि मैंने खुद इंडिया में से स्टडी किया है। यहाँ का स्टडी मटेरियल और इंडिया का स्टडी मटेरियल डिफरेंट है। बहुत ज्यादा रिस्की है। पर्सन जो ग्राउंड वर्कर था स्कैफोल्डिंग में, वो काम कर रहा था साइड से, उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाई थी, जो अचानक से वहां पे उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये यूरोपियंस ब्रिटिश से ज्यादा रेसिज्म यूरोपियन करते हैं। आपको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको काम सिखाएंगे, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल ऐसा साइट्स पे नहीं होता राजू भाई। वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप क्यों साइट पे आ गए। मैंने खुद जो है वो काम सीखा ब्रिटिश पीपल से ही सीखा। अपने लोग मतलब बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा। मुंह पे आपको नहीं दिखाएंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी करेंगे कि क्यों आ गया। इवन मैंने कई बूढ़े लोग जो हो गए हैं, कहना नहीं चाहूंगा, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे जो कि पॉडकास्ट देखेंगे, तो मुझे कई लोग ऐसे भी मिले कि इसने इतनी जल्दी लाइसेंस क्लियर कर कैसे लिया, कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे चीजों के बारे में पता नहीं चलेगी कौन कैसी होगी। और अगर आपको जो काम कर रहे हो कोशिश करो कि आप वो काम सीखो। कंस्ट्रक्शन वर्कर का टाइमिंग क्या रहता है? 4 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है विंटर में। अगर यहाँ पे वेदर खराब हो गया तो आपकी शिफ्ट जो है आपको पेड नहीं मिलेगी। अगर आप एजेंसी के थ्रू, कोई लोकल एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो, उनको कंपनी की तरफ से तो पेमेंट मिल जाती है, लेकिन वो आपको आगे ये कह के टाल देते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें पेमेंट के साथ जो है स्पेशली ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम स्लेव्स हैं। लंदन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे टावर क्रेन्स के साथ बहुत हादसे होते हैं इन विंटर, क्योंकि ऊपर फॉग होती है। जो टावर क्रेन के ड्राइवर्स होते हैं उनकी जान भी गई है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आपने यूके के आने के बाद पहली कंट्री कहाँ कौन सी ट्रैवल की? यूके में आने के बाद सबसे पहले हम गए थे, मैं और मेरी वाइफ, स्विट्जरलैंड। वहाँ पे लेक्स हैं काफी सुंदर। स्विट्जरलैंड फेमस जो है वो ट्रेन्स के लिए ही है उनकी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे डबल डेक आपको ट्रेन मिलेगी। जैसे कि लंदन में डबल डेक बस है, वहाँ पे डबल डेक ट्रेन है। स्विट्जरलैंड में मतलब क्या क्या चीजें हैं? हमारे इंडियंस के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की काफी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। और शूटिंग वहाँ पे उन्होंने काफी फिल्म्स की है, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी शूटिंग हो गई। और इंटरलेकन लेक है जहाँ पे हमारे यश चोपड़ा जी का ब्रोंज का जो है स्टैचू भी उन्होंने बनवाया है। क्योंकि हम गए थे पेरिस। ओके जी, जो कि मेरा और मेरी वाइफ का वर्स्ट था। इस जैसा आप देखते हैं ना कि जो कि फिल्मों में है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इशू रहेगा लैंग्वेज का, अगर जिनको आती है वो भी नहीं बोलते। अच्छा, आपको वहाँ पे लैंग्वेज का इशू सबसे बड़ा रहेगा। लोग काफी रूड हैं। पेरिस की अगर आप मेन सिटी में जाओ, आपको गंदे लोग, गंदगी, ड्रग्स, ये सब आपको वहाँ पे। आप प्रीफर नहीं करोगे कि पेरिस जाना चाहिए? नहीं, अगर जा रहे हो तो लैंग्वेज सीख के आप जा सकते हो। समोसे हो गए, चाट हो गया, ये सब मिल जाता है। पंजाबी लोग वहाँ भी हैं, मिलेंगे आपको। तो दुबई के बारे में आपका बताइए। दुबई फ्रेम जो है वो सबसे ज्यादा दूर है बुर्ज खलीफा से, तो वहाँ का जो सबसे मैक्सिमम ट्रैवल है वो 1.5 घंटे का है। फर्स्ट डे हमने विजिट किया था मिरिक गार्डन, दुबई गार्डन। बहुत खूबसूरत है, मैंने फोटोज में नाम देखा। उन्होंने वहाँ पे एक एमिरेट्स की फ्लाइट्स सिर्फ फूलों से बनाई हुई है। पूरी प्रॉपर फ्लाइट्स, विंग्स, सब कुछ जी। बोनफायर के आसपास वहाँ पे बोनफायर होता है, उसके पास बेली डांस और आपको ड्रिंक्स भी ऑफर की जाती है। डेजर्ट सफारी के बाद हमने नेक्स्ट डे प्लान किया था दुबई फ्रेम। और वहाँ पे एक बहुत पुरानी मार्केट है दुबई में जो कि फेमस है गोल्ड के लिए। अगर आपको जो कि लोग पसंद करते हैं, सुना है उसका मार्केट का नाम। बड़े बड़े ब्रांड्स के इत्र जो है वो मिल जाएंगे। मनीष मल्होत्रा का वहाँ पे शोरूम है दुबई मॉल में। बहुत पाकिस्तानी, अपनी एशियन कम्युनिटी बहुत है वहाँ पे। पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूके हो गया, दुबई हो गया। ये चारों को मुझे एक एक लाइन में डिफरेंट बताइए। स्विट्जरलैंड को आप जो है ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, उसके बाद यूके आप कह सकते हो सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुझे पता है आप पेरिस को तो लास्ट में रखोगे। जी हाँ, जो कि मिथ लोग कहते हैं कि दुबई में पैसा है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन इनकम का सोर्स वहाँ पे। गोल्ड बहुत सस्ता है? जी नहीं, गोल्ड सस्ता नहीं है वहाँ पे। और बाद में पेरिस है ना? पेरिस वर्स्ट।
सिर्फ Okay. बातें बातें हैं पेरिस की। अच्छा, जी पेरिस हाँ। तो बस सिर्फ ऐसे ही है ना। जी। ओके। हेलो नमस्कार गाइज, आज फिर से आप सबका स्वागत है द राजू मारिया शो में। और आप लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत दी है, हमारे काफ़ी एपिसोड बहुत वायरल चले गए हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें, हम ऐसे ही यूके में लंदन से हम नए नए गेस्ट को लाते रहेंगे और आप सब तक उनकी जर्नी को पहुंचाते रहेंगे और नई नई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो आज ऐसे ही हमारे साथ हरियाणा से विशाल भाई आज के शो में आए हैं और उनको हम बहुत सारी बातें करेंगे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है उनका कंस्ट्रक्शन में। यूके में कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, कैसे कंपनियां काम करती है, और उनको काफ़ी कंट्री एक्सप्लोर करने का भी, उनको ट्रैवल करने का भी बड़ा शौक है। तो नई नई कंट्रियों के बारे में जानेंगे, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, जैसे पेरिस हो गया, दुबई हो गया। यूके तो उन्होंने काफ़ी सारा देख लिया है। सो ये पूरा आपको मसाला पूरे एपिसोड में दिखने को मिल जाएगा। सो विशाल, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच राजू। ओके, सो पहले जानते हैं विशाल, आप कहाँ से हो इंडिया में और कितने टाइम से यूके में क्या कर रहे हो अभी? तो राजू भाई, मैं हूँ अंबाला से, जो कि हरियाणा में पड़ता है, पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है। ओके। और यूके में हमें हो गए हैं 4 साल कंप्लीट, जो कि हम जून में कर लेंगे। ओके ओके जी। ओके। सो आप उधर जब इंडिया थे तब क्या कर रहे थे? इंडिया में मैंने बीटेक किया हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग से कोर्स था। तो मैं सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग साइट पे ही इंजीनियर हुआ करता था। ओके जी। ओके। सो आपका यूके आने का प्लान कैसे बना कि चलो, आपको ख्याल कैसे आया कि चलो अभी यूके जाते हैं? बचपन से ही था, काफी फ्रेंड्स भी थे जो यूके में आए हुए थे। तो और बचपन से भी था कि हाँ भाई, मुझे यूके जाना है, क्योंकि इंग्लैंड ही फेवरेट सिटी थी एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से। ओके। तो घर वालों ने पहले जाने नहीं दिया। घर वालों की अड़चन की बीटेक करो, नहीं यहीं पे रहो। उसके बाद जब अड़े रहे तो बाकी शादी के बाद कहते चलो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही चले जाना। ओके। तो जिद करके भेज ही दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। ओके, सो अभी हम जानते हैं कि अभी आप फिलहाल एट द मोमेंट क्या काम कर रहे हो? फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ शुरू से। अच्छा जी। तो कंस्ट्रक्शन का काम जैसे हम सोचते हैं कि बहुत हार्ड होता है, तो क्या? स्टार्टिंग में अगर आप शुरू करोगे तो हार्ड आपको लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना, टूल्स के बारे में आपको पता है, काम के बारे में आपको नहीं पता, कैसे कौन सी चीज कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है, आपको नहीं पता। बिल्कुल। और जो लोग नए आते हैं उनको लैंग्वेज बैरियर का भी इशू काफी रहता है यूके में। तो उस वजह से काम आप ना समझ पाते हो तो करोगे तो कैसे। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग आप ऐसे लेबर करोगे तो बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे आप आए थे, ठीक है, तो आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू चले गए, या कैसे आपको आया कि चलो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता हूँ? जब नवा आया तो स्पेशली मैं रहा था साउथ हॉल में। अच्छा, तो लंदन में जो साउथ हॉल एरिया है उधर। ओके जी, वहाँ पे रहता था। तो किसी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव ने भेज दिया बिल्डर के साथ कि आप चले जाओ। अच्छा। तो वहाँ पे रूफिंग का काम था, तो वो देखा। तो फिर शाम को जब घर आया तो शरीर का पूरा ना हो गया, क्यों कभी इतना हार्ड वर्क तो किया नहीं। तो उसके बाद फिर किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप जो है डार्टफोर्ड के पास आओ, क्रेवजन, वहाँ पे एजेंसीज हैं काफी, तो आपको हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो मैं एग्जैक्टली ग्रेवजैंड में इसलिए आया था कि मुझे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना, लेकिन किसी फ्रेंड ने एक दिन के लिए भेज दिया कि जाओ, आप जाके आओ, देख के आओ। तो तब से मैं गया था, और तब से ही कंस्ट्रक्शन में फिर लोग अच्छे मिले, काम अच्छा लगा, तो मैं उसी लाइन में चला गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कंस्ट्रक्शन को, ठीक है? बिल्कुल। सो पहले जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में आप पहले दिन गए, ठीक है, तो पहले दिन आपको क्या करना पड़ा, या तो फिर लोग जैसे नए जाते हैं पहले दिन, तो उनको क्या काम देते हैं वो लोग? बिल्कुल फ्रेश है इंडिया में, इससे हम पहली बार आए हैं, कंस्ट्रक्शन का यूके का कुछ भी नहीं पता, पहली दफा हम गए हैं। और उसमें भी दो चीज है कि डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हैं नए लोग, कि पहले बिल्डर के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस लेना। और ये भी लोगों तक हम पहुंचाएंगे कि बिल्डर के साथ मतलब क्या, कौन होता है, किसके साथ जाना होता है ना? चलो हमको पता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो बिल्डर मतलब किसको बिल्डर बोलते हैं।
वो भी थोड़ा बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप यूके में कोई भी आपका नोन या कोई भी मेरा भाई जो आ रहा है नवा कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहता है, तो मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले 2-3 मंथ्स जो है आप बिल्डर के साथ लगाइए, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में, उनका नाम, टूल्स का नाम, काम कैसे करते हैं, उसकी आपको जनरल नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आप इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो तो वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग का जो काम होता है राजू भाई, वो ऐसा होता है कि वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पाइल्स होती हैं कंक्रीट की, बहुत बड़ी बड़ी, ओके। तो आपको वो दे देंगे 30 से 35 किलो का एक जैक हैमर होता है, ओह माय गॉड, उसको आपको उठाना होता है। और 30 से 35 हाँ किलो जी का? बिल्कुल, इतना ज्यादा भी हो सकता है, साइज पे डिपेंड करता है आपका, लेकिन मिनिमम आपका इतना ही रहेगा। ओके। 35 kg का वो होता है। उसके साथ आपको पहले कंक्रीट की तोड़नी पड़ती है। ओह। कई साइटों पे ऐसा होता है कि जो अच्छी साइट्स होंगी वहां पे आपको मिल जाएगी मंचीज कि आपको सिर्फ कट लगाना है, वो मशीन के थ्रू उठा लेंगे। लेकिन कहीं जो चीप साइट्स होती हैं या जो बंदे नवे लोगों को भेजते हैं काम पे, वो ऐसा होता है वो आपको जैक हैमर के साथ वो सारी पाइल्स खुद ही अपने हिसाब से तोड़नी पड़ती है, चूर चूर करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसीज उसके, और फिर वही आपको साफ करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि जैसे कोई अगर बिल्डर हो गया, ठीक है, तो वो बड़े बड़े काम उनके होते हैं कि उन्होंने कोई एक घर ले लिया, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर रूफिंग का हो गया, फ्लोर का हो गया, किचन का हो गया, है ना, वो होता है। और कंपनियों में तो बड़ी बड़ी काम होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे नवे लोग, ये जो बिल्डर है, इन शॉर्ट आपको बिल्डर का वो डेफिनेशन बताना है कि जो बिल्डर कौन होते हैं, जो एक घर ले लिया, 2 घर ले लिया, वो उन लोगों के साथ आप बोल रहे हो कि जाना पहला जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिल्डर की डेफिनेशन ही होती है कि बिल्डर, आज जैसा आपने कहा कि हाँ बिल्कुल वो एक घर पकड़ते हैं, 2 घर पकड़ते हैं, इंटीरियर का काम होता है, रूफिंग का काम हो गया थोड़ा बहुत वो करना, घरों में स्कीम करना और किचन सही करना, किसी गैस फिटिंग होगी, प्लम्बिंग के इश्यूज हो गए, तो ये जो काम होते हैं ये बिल्डर पकड़ते हैं घरों के हिसाब से। अगर आप किसी बिल्डर के पास जाओगे तो आपको इन कामों की नॉलेज हो जाएगी और इन्हीं काम के बेस पे आप बड़ी कंपनीज में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहां पे रूफिंग का काम भी होगा, इंटीरियर का कभी काम होगा। और अगर आप, ये होगी बिल्डर की डेफिनेशन, लेकिन अगर आप एजेंसी के थ्रू जाओगे किसी, जैसे हमारे पंजाबी लैंग्वेज में कह देते हैं छब्बी हो गया या गाफा हो गया, तो वो आपको ऐसे कंक्रीट की साइट्स पे भेजेंगे जो कि काफी हार्ड काम रहेगा। ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल कि मैं आ गया यूके में, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है काम करने, ठीक है, तो एज अ फर्स्ट लेबर कितना हार्ड होता है कंस्ट्रक्शन का काम? लेबर का काम काफी हार्ड रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। तो हम है ना, हम उसको निचोड़ के पूरा डीप में जानेंगे कि उसमें होता क्या है, करना क्या होता है, पूरा है हमको जानना है। जी, लेबर का काम आप ऐसे लगाइए जो कि मैंने आपको बताया, पाइल्स, और आपको ये नहीं पता कि कब कौन आपको कहाँ ले जाए। अच्छा। क्योंकि आपका कोई काम नहीं होता कि क्योंकि आप लेबर आए, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको वो कहीं भी लगा सकते हैं। कोई भी आएगा, भाई ये काम कर दो आप प्लीज, क्लीन कर दो, टॉयलेट्स क्लीन करने, मैन होल्स जो कि होते हैं घरों के, जिनमें सब फ्लश वगैरह ये होता है, उन्हें खोल के वो आपसे अंदर भी साफ करवाते हैं, जो कि अच्छी काम नहीं है, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, आप लेबर हैं, तो वो जो काम आपको कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और बहुत गंदे काम होते हैं कुछ तो, लेकिन कई साइट्स पे जो कि मैं यहाँ पे बयां भी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि जो घर के रोड्स के जो कई सारे घरों के इकट्ठा मैनहोल होता है ना, अगर वो ब्लॉक हो गया तो वो आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा और वो क्लीन करना पड़ेगा आपको टूल्स के साथ। आपको उसमें रोड डालनी पड़ेगी, ड्रेनेज रोड्स, और आपको ये नहीं पता जब आप उसको अनब्लॉक करोगे, ये कंपनियां कराती हैं। और कंपनियों के थ्रू 26 जो हो गए, जैसे गाफा हो गए, लोग हो गए, इनके बंदे आते हैं, जो मोस्टली जो होते हैं इंडियंस ही होते हैं, जिनसे वो काम ये करवाते हैं। और अगर आप कंपनी के थ्रू जाओगे सेम काम में, आपको प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा, आपके पास टिकट होनी चाहिए। इस काम के लिए टिकट भी लगती है, जो कि होती है कन्फाइंड स्पेस की टिकट। बिना उस टिकट के आप अंदर जा नहीं सकते। ओके जी। तो और मुझे जानना है कि कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह के जॉब रोल होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं ना, वो आप थोड़ा बताइए कि एक लेबर से लेके फिर स्टेप बाय स्टेप किस किस तरह की पोजीशनिंग होती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है तो CS कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। हाँ, वो थोड़ा बता दो कि कैसे बनाना जी बिल्कुल, उसके लिए आपको CITB की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। फीस लगती है, मे बी जब हमने बनवाया था तब 25 पाउंड्स थे, अब भी शायद 5 पाउंड्स उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए, तो 30 पाउंड हो चुके होंगे उसके। वो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी CITB के ऐप से ही। उसमें मिनिमम 360-350 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, वो आपको पास करने पड़ेंगे। ओके। तो वो पास करने के बाद आप जो है
अपना टेस्ट देंगे नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 350 जो कि मिक्स कैटेगरी के होंगे, और उसमें पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 45 आउट ऑफ 50। अगर आपके 44 भी आए तो आप फेल 90%। ओके, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद लेवल 1 होएगा आपका एज ए लेबरर। उस टेस्ट के बाद, उस टेस्ट के बेस पे आपका लेवल 1 का लेबर का कार्ड बनेगा, जो कि आपको वो भी टेस्ट दे के ही बनवाना पड़ेगा। तो जो आपने अभी काम आपको बताए वो सारे लेबर्स के होते हैं। तो CSCS कार्ड मतलब चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप कंपनी में कंस्ट्रक्शन जी नहीं लग सकते। नहीं लग सकते आप। ओके जी हाँ, तो अभी बताइए कि अभी फिर पोजीशन क्या क्या होती है, क्या क्या जॉब रोल होते हैं? लेबर्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका लेबर से एक स्टेप ऊपर जो कि ग्रीन कार्ड पे ही रहता है, वो होता है ग्राउंड वर्कर। ओके, ग्राउंड वर्कर हो गए जो आपके थोड़े काम हो गए, जो वो आपसे गंदे काम नहीं करवाते, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है किसी काम का, आपको पता चल जाता है, तो आप जो होते हो वो ग्राउंड वर्कर कहना लग जाते हो। अच्छा, तो आपको साइट्स पे जो है एज ए ग्राउंड वर्कर होगा, हैंडीमैन होगा जो कि हेल्प करता है, और ग्राउंड वर्कर, तो वो आपका ग्रीन कार्ड के अंडर ही रहेगा। ओके, लेकिन आप ग्राउंड वर्कर का टाइटल आपको मिल जाएगा, जो कि होता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से काम को जान गए हो। हाँ, पर्टिकुलर कोई भी काम में आप थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो। आपको जो है पता चल चुका है डिफरेंट कैटेगरीज के काम का कि कैसे कैसे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या पोजीशन होता है? उसके बाद आपका आ जाता है ब्लू CS कार्ड, जो कि स्किल्ड वर्कर होता है, जो कि लेवल 2 होता है। ओके, लेवल 2 में आपको होता है कि आपका पे राइज इंक्रीज हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डायरेक्ट हायर किए जा सकते हो ब्लू कार्ड के बेस पे। ओके, और आपकी जो होती है एक स्किल सेट हो जाती है, जो कि आपके कार्ड पे मेंशन होगी वहाँ पे कि आपके अंदर किस चीज की स्किल है। अगर आप कंक्रीट फिनिशर हो तो वो आपका कंक्रीट फिनिशर का स्किल कार्ड होगा। ओके, फिनिशर हो तो फिनिशर का, स्टील बाइंडर हो तो स्टील बाइंडर का। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के आपको स्किल वर्कर मिल जाते हैं, जो कि काफी वैल्यूएबल रहता है। तो आप लेबर से हटके आप स्किल वर्कर हो गए हो, तो आपको जो है पे राइज भी अच्छा होगा, और आपको गंदे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफाई अच्छी जॉब दी जाएगी। ओके, तो अभी इसके साथ साथ हम चलते हैं ना कि आप थोड़ा बताइए कि जैसे लेबर का पेरोल पे क्या स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वाले का क्या स्टार्ट होता है, फिर आपने जो ब्लू CSCS बताया तब तक जाते हैं तो कितना तक हो सकता है? मतलब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहे, लेकिन अराउंड बोले इतना तो होता है। जी बिल्कुल। ग्राउंड वर्कर से अगर आप लेबर से स्टार्ट करोगे, सॉरी, तो लेबर के अगर कंपनीज में आपको छोटे मोटे काम, टॉयलेट साफ करना, ये सब हो गया, इनका पेरोल रहता है वो 14 पाउंड पर आवर के हिसाब से रहता है। और जो वर्किंग जी बिल्कुल। और अगर आप ग्राउंड वर्कर पे जाओगे तो आप चले जाओगे 18 to 19 पाउंड पर आवर। और इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप ग्राउंड वर्कर के साथ साथ आपके पास टिकट्स हैं। अच्छा, वो टिकट्स मतलब कैसे लेते हैं टिकट्स? जी, उसके लिए भी आपको टेस्ट ही देना पड़ता है। एक 2 तरह की टिकट होती है, CITB जो कि CS कार्ड के अंडर ही रहती है। उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो महंगी बनती है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और एक दूसरी कंपनी भी है जो कि होती है NPORS। वो भी आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं आपसे। जो है डंपर हो गया, जो साइट्स पे चलते हैं, मशीन चलती हैं, उनका उनको वहाँ पे टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, तो अगर आप सिर्फ डंपर ड्राइवर है साइट पे, तो आपका जो पे रेट रहेगा वो 16 से 17 पाउंड पर आवर रहेगा। लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पे सिर्फ डंपर ही चलाना पड़ेगा, आप ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर सकते। ओके, कुछ साइट होती हैं जो कि डंपर ड्राइवर से काम लेती हैं। हार्ड है कि इजी है? नहीं, डंपर ड्राइवर्स आपको स्टार्टिंग में आसान लगेगा, क्योंकि आपको बैठ के सिर्फ डंपर ड्राइव करना और कुछ नहीं करना। लेकिन आफ्टर 3 months 4 months आप टायर्ड हो जाओगे, क्योंकि बार बार नीचे उतरना, लोडिंग के टाइम पे फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करना, आप बोर हो जाते हो उस जॉब पे भी। ओके, चलो अभी फिर ब्लू CSCS से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी पोजीशनिंग होती है? ब्लू CS कार्ड के बाद आप जो है आपको काफी हार्ड कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आपका सुपरवाइजर का हो गया, ट्रिपल STS। जो कि आपको ब्लैक हेलमेट साइड पे दिखते होंगे, वो सुपरवाइजर के होते हैं। जो उनका जो कार्ड रहता है वो, उसके लिए भी आपके पास स्किल्ड होनी चाहिए। आप अगर सुपरवाइजर का कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले स्किल्ड वर्कर बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप सुपरवाइजर की टिकट कर सकते हो। ओके जी, उनका भी पे रेट, जो सुपरवाइजर का पे रेट होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्किल्ड वर्कर, क्योंकि आपको सिर्फ काम देखना है, करना नहीं है। समझ जी, गया। तो मोस्टली सुपरवाइजर्स का पे रेट कम होता है, और वो NI पे ही जॉब करते हैं, उनका ही लॉस होता है, क्योंकि उनका पे रेट कम होता है वहाँ पे। NI पे आपका टैक्स ज्यादा कट जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद सुपरवाइजर के बाद आप जा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट मैनेजर ओके, और इंजीनियर। बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए तो आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, प्रॉपर कॉलेज में कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी साइट पे, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी कॉलेज में यहाँ के। तो जैसे कि इंडिया से कोई सिविल इंजीनियर बन के या करके आया है, उसका इधर कुछ इम्पोर्टेंस है
कि फिर इधर शुरू से नया कुछ करना पड़ेगा? जी, कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है अगर आपने इंडिया में स्टडी की है, क्योंकि मैंने खुद इंडिया में से स्टडी किया है। यहाँ का स्टडी मटेरियल और इंडिया का स्टडी मटेरियल डिफरेंट है। ओके जी, तो आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा ओके। कॉलेज में एडमिशन लेके। तो जैसे मैनेजर हो गया, ठीक है जी मैनेजर पूरी साइट देखता है, जी। तो कभी कभी कुछ ऐसे कोई किस्से होते हैं कि डेंजर्स है जो हमारे लिए, मतलब कि कोई आपने भी कोई अगर पिछले 4 साल में 5 साल में सुना हो कि कंस्ट्रक्शन में काम करते करते ये हो गया वो हो गया? क्योंकि मेरे एक नॉन थे, ठीक है, उन्होंने पता नहीं वो काम करते करते कुछ हैमर या कुछ गिर गया था पैर पे, तो उनको काफी चोट पहुंची। तो रिस्की भी है कि? बहुत ज्यादा रिस्की है राजू अच्छा। भाई। जी बिल्कुल। क्या बात है? आपका जो CS टेस्ट होता है जो सबसे पहले आप देते हो, उसमें आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का ही टेस्ट होता है। बेसिकली जो CS कार्ड आपका बनता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ही है, क्योंकि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ओके। तब जाके आप CS कार्ड और साइट पे काम कर सकते हो। और हेल्थ एंड सेफ्टी का हर साइट पे प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, और हेल्थ एंड सेफ्टी का इंस्पेक्टर वो भी साइट पे एवरी मंथ विजिट करेगा कि आपकी साइट कितनी सेफ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साइट पे काम कर रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, जो ये होते हैं ना स्कैफोल्डिंग, जो आपने देखी होगी घरों पे स्कैफोल्डिंग लगी होती है, तो वो एक पर्सन जो ग्राउंड वर्कर था स्कैफोल्डिंग में वो काम कर रहा था, तो वो उस साइड से उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाई थी जो कि आपके बेल्ट पे लगती है, और फिर आपको उसको लॉक करते हो स्कैफोल्डिंग पे। वो गिर ना जाए। जी बिल्कुल। वो अचानक से वहां पे उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरा ऑन द स्पॉट। वहां नीचे काफी ब्रिक्स पड़ी थी, ब्लॉक्स पड़े थे, ओह माय गॉड। वो वहां पे गिरा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और उसके बेसिस पे फिर साइट पे इंस्पेक्शन साइट पे इंस्पेक्शन चली 3 दिन, साइट बंद रही, प्रॉपर विजिट हुआ कि किस वजह से उसको चोट आई थी, क्यों गिरा था, वो सेफ्टी पूरी नहीं थी, लेकिन पता लगा था। तो ये जो काम पे जाते हैं इनके कुछ इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप एजेंसी के थ्रू हो, कंपनी के थ्रू हो, क्योंकि कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि आपका इंश्योरेंस कवर करती है। मंथली जो आपका होता है 3-4 पाउंड्स पर मंथ आपको वो चार्ज करते हैं, उसमें इंश्योरेंस आपका कवर होता है। लेकिन अगर आप NI पे काम कर रहे हो तो आप प्रॉपरली वहाँ पे इंश्योर हो कंपनी की तरफ से, तो कंपनी वो आपको पे करती है। जो भी आपको इंजरी होती है जैसे भी रहेगा तो कंपनी का कवर अप रहेगा सब। ओके। उसके बाद मैनेजर के बाद तो कोई पोजीशन होती नहीं होगी कि होती है? जी होती है, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर बहुत ज्यादा लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साइट मैनेजर हो गया, उसके लिए आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, आपको सारी साइट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा काम कहाँ पे होगा, आपकी टिप्स पे काम होना चाहिए कि आपको ड्राइंग्स आपके माइंड में है। अच्छा। और आपको एक एक चीज का पता है कि कैसे होगी, उसके लिए होता है साइट मैनेजर। बाकी फिर ऑफिस जॉब में आ जाते हैं उससे ऊपर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हो गया, ओके, साइट हेड हो गया, तो वो सिर्फ साइट विजिट करते हैं, उसके लिए आपको पेपर वर्क ज्यादा हो गया, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। ओके। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे कंस्ट्रक्शन में मैंने काफी सारे देखे हैं, ठीक है, कि हमारे इंडिया से पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और कौन कौन सी कंट्री के ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं? इंडिया से अलावा आपको जो 80% पीपल मिलेंगे वो होंगे यूरोपियन, जो कि रोमानिया, अल्बानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकियंस, तो ये सब मिक्स जो यूरोप के अंदर कंट्रीज आती हैं ये आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। बिल्कुल। और ये जो लोग आपको मिलेंगे ये ऐसा होता है, इनको काम की नॉलेज भी ज्यादा होती है। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर कोई आपके साथ इनके साथ काम कर रहा है तो इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप रेसिज्म कह लो। अच्छा। ये यूरोपियंस ब्रिटिश से ज्यादा रेसिज्म यूरोपियन करते हैं आपको मोस्टली ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। आप आपने कुछ देखोगे। फेस किया कभी? जी मैंने फेस किया, अपने लोगों से ही फेस किया मैंने, इंडियंस अच्छा। के। बिल्कुल। बताइए थोड़े किस्से, हम तो सुनना चाहते हैं भाई, किस्से सुनने के हम तो आदी है। जो मैंने फेस किया वो अपने लोगों से किया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको काम सिखाएंगे। बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा साइट्स पे नहीं होता राजू भाई। अच्छा। वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप क्यों साइट पे आ गए, आपको नहीं आना चाहिए दबा के घिसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई चीज पूछने जाओगे आपको नहीं बताएंगे, इवन कि आपको टूल्स का नाम भी नहीं बताएंगे। और यही चीज अगर आप ब्रिटिश लोगों से पूछोगे वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके पास आके खड़े रहेंगे और आपको काम भी सिखाएंगे। मैंने खुद जो है वो काम सीखा ब्रिटिश पीपल से ही सीखा है। अच्छा। अपने लोगों से ज्यादा। अपने लोग मतलब बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं ना? बहुत ज्यादा। मुंह पे आपको नहीं दिखाएंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे ना कि क्यों आ गया। इवन मैंने कई बूढ़े लोग जो हो गए हैं, कहना नहीं चाहूंगा, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे जो कि पॉडकास्ट देखेंगे, वो ऐसे हैं कि जैसे मैंने अपना लाइसेंस क्लियर किया तो मुझे कई लोग ऐसे भी मिले कि इसने इतनी जल्दी लाइसेंस क्लियर कर कैसे लिया,
वो बोले कि हमने 10-15 साल हमने इतना घिसाई किया तो इनकी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने कैसे कर लिया, तो ये तो सबकी अपनी मेहनत है, सब स्टडी करते हैं, हो जाएगा तो बिल्कुल। तो ऐसे ही। तो ये आपके एक्सपीरियंस रहे हैं जी। तो उसके बाद आपको जैसे काम पे गए, ठीक है, उधर किस किस टाइप के लोग होते हैं? उधर थोड़ा लोगों के बारे में, कैसे उनका बिहेवियर होता है, उनका नेचर क्या होता है ना? कभी कभी कोई बंदा बहुत सपोर्टिव भी होता है, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आपका कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले बंदे के माइंडसेट में क्या सेट होना चाहिए कि भाई इसलिए मैं रेडी हूँ, ये फेस करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस कभी भी ऐसा टाइम आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किस चीज के लिए रेडी रहे हो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से पहले? कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से पहले तो आप ये मान के चलो कि आपको हार्ड वर्क प्रॉपर करना ही करना है, चाहे जो भी आपको काम दिया जाए। क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको चीजों के बारे में पता नहीं चलेगी कौन कैसी होगी। और अगर आप जो काम कर रहे हो, कोशिश करो कि आप वो काम सीखो। क्योंकि साइट्स पे बेसिकली जो लेबर्स को काम दिया जाता है वो ड्राइंग्स के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर आप ड्राइंग्स देख लोगे, सीख लोगे, आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए गुड है, क्योंकि आप आगे फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको ड्राइंग्स का पता है तो आप कोई भी ड्राइंग विजिट कर सकते हो, जो भी आपको, जैसे मुझे उन्होंने स्टार्टिंग में मैंने जो काम किया वो था ड्रेनेज का, जो घरों में नए घरों में ड्रेनेज चलती है। तो मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी कि ड्राइंग देखना, पढ़ना, सीखना। और फिर जो मेरे साथ काम कर रहे थे ब्रिटिश लोग, जैसे कि आपने बिहेवियर के बारे में पूछा, जिसके साथ मैंने काम किया काफी अच्छा था। उन्होंने छोटी छोटी चीज मुझे सिखाई। अच्छा। मुझे खुद करने दिया, कि खुद आगे किया कि तुम करो, अगर कोई कंप्लेंट होगी, कोई गलत होगा तो हम कवर अप कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसे काम में हाथ अपना डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, गलतियां करोगे तो सीखोगे। और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पूरा आपसे काम लेंगे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का या कंस्ट्रक्शन वर्कर का टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग का आपका डिपेंड करता है राजू भाई कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो और किस एरिया में काम कर रहे हो। ओके। और वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो मैं पहले आपको बता दूं, मोस्टली कंपनीज जो स्टार्ट करती हैं वो 8 to 5 रखती हैं। ओके। जो कि आपका समर का टाइम रहेगा। और सेम टाइमिंग जो आप करेगा वो विंटर में हो जाएगा 7:30 to 4 o'clock। क्योंकि 4 बजे आपको भी जानते होंगे, लोग व्यूअर्स को भी बता दूं जो कि अभी तक नहीं आया यूके में, कि 4 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है विंटर में। जी। और 9 hours 9.5 आवर्स जो होता है कंपनीज के नॉर्मल जो है वो वर्किंग आवर्स हैं। ओके। और कुछ आप कंस्ट्रक्शन के बारे में जो हम ना जानते हो और आप बताना चाहते हो, और कोई किस्से हुए हो, कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई हो, ऐसा कुछ आपको कुछ याद आ रहा हो? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही इंसिडेंट हुआ था। वो जो हुआ था हमारा, ये हुआ था कि हम लोग सब सुबह होके तैयार होके काम पे गए। और आप व्यूअर्स को भी बता देना कि अगर यहाँ पे वेदर खराब हो गया तो आपकी शिफ्ट जो है आपको पेड नहीं मिलेगी, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू, कोई लोकल एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो। अच्छा। जी बिल्कुल। अगर वहाँ पे आप साइट पे गए हो, आपने साइन इन किया, वहाँ पे वेदर खराब होने की वजह से साइट बंद हो गई है, वो पे नहीं मिलेगा? वो आपको पे नहीं मिलेगा, चाहे आपने 3 घंटे काम किया हो, चाहे आपने 4 घंटे काम किया हो। ऐसा क्यों? जी, जो 26 जो एजेंसीज होती है, लोकल एजेंसीज, वो क्या करती है, उनको कंपनी की तरफ से तो पेमेंट मिल जाती है। अच्छा। लेकिन वो आपको आगे ये कह के टाल देते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें पे नहीं हुआ। लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा पे करती है, चाहे वो आपने 1 घंटा काम किया हो, चाहे 2 hours, चाहे 3 hours, जितना मर्जी किया हो। तो वो जो लोग देख रहे होंगे उन्हें बता देना कि अगर आपके साथ कोई लोकल एजेंसी ऐसा करती है तो आप जो है HRMC को कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप पे के बारे में पूछ सकते हो कि हमारी पे क्यों नहीं आई। फिर आप बता रहे थे सुबह उठ के गए। जी बिल्कुल। जो सुबह उठ के हम गए, वहाँ पे क्या हुआ कि काम जो था काफी प्रेशराइज हो रहा था कि हमें फिनिश करके देने थे घर, क्योंकि लोगों ने मूव इन होना था और हमें कंप्लीट हुआ नहीं थे घर। ओके। तो वहाँ पे जो पुशअप हो रहा था लोगों का, तो हम इंडियंस के साथ जो है स्पेशली ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम स्लेव्स हैं। अच्छा। क्योंकि जो भारी काम होगा वो इंडियंस को करना है। अच्छा। और जो इजी काम होगा वो जो है ब्रिटिश पीपल अपने लोगों को, वही रेसिज्म जो होता है कई लोग करते हैं। मतलब वो फेस तो करना ही पड़ता है। फेस तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और जो पुराने लोग हैं वो ज्यादा करते हैं, जो ब्रिटिश ओल्ड पीपल हैं। क्योंकि साइट्स पे आपको साइट मैनेजर, सुपरवाइजर जो है वो यही मिलेंगे, जो कि आयरिश होंगे और बूढ़े होंगे। तो वो आपसे यही रेसिज्म आपको शो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा था, हम वही काम कर रहे थे, हमें पुश किया जा रहा था, हमें सामान नहीं दिया जा रहा था। हम अगर पेट्रोल लेने जा रहे हैं, कोई चीज लेने जा रहे हैं स्टोर में, तो हमें कह देते थे नहीं है, आप साइट पे जाओ। साइट पे जाओ तो वो कहते हैं कि स्टोर में है। और साइट और स्टोर का डिस्टेंस जो है वो काफी रहता है, आपको चलना पड़ता है। मिनिमम 1/2 माइल तक की साइट्स होती हैं, तो आपको
पैदल शायद चलना पड़ता है। अच्छा। जी ऐसे ही हो रहा था, जो हमें भेजी जा रहे थे कभी साइट पे, कभी स्टोर में, कभी साइट पे, कभी स्टोर में। तो वहाँ पे जो साइट मैनेजर था उसके साथ जो है काफ़ी इंडियंस जो सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे कि हम जो है काम नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो उसने क्या किया, ठीक है आप लोग यहाँ पे रुको, मैं बात करता हूँ आपके सुपरवाइजर से कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया कि उसने सबको खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद कहता है कि आप लोग जाओ, हम सॉर्ट आउट करेंगे। और अगले दिन हमारी एजेंसीज को कह दिया कि ये लोग हमें नहीं चाहिए। अच्छा। जो कि है नए लोग आ गए, वो भी कम पे रेट पे। ओके। तो सबको घर भेज दिया, हम सब घर पे बैठे हैं और नए लोग जो हैं जो कम रेट पे आ रहे हैं उनको जॉब मिल जाती है। तो लोकल एजेंसीज का ये बहुत नुकसान होता है। ओके ओके, चलो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने सारा कुछ जाना, ठीक है। अभी और कुछ आपको ऐड करना है कंस्ट्रक्शन में? आपको कुछ अगर याद आ रहा हो, कुछ कोई किस्से, कोई ऐसी कोई साइट पे ऐसा कुछ कभी हो गया हो? क्योंकि इधर पता है, इधर इतने बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम दूर से देखते हैं तो ऊपर तक वर्कर्स होते हैं, तो बहुत रिस्की लगता है ना। रिस्की तो है राजू भाई, क्योंकि अगर आप जितनी हाइट पे आप काम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए उस साइट का। हाँ। क्योंकि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो आपका वो एक्सपीरियंस चेक करेंगे कि आपने हाई राइज बिल्डिंग में कितना काम किया है। और आपका जो है वो स्किल्ड होनी चाहिए, बिना स्किल्ड के आपको उस साइट पे एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपको हाइट पे काम करना है। अच्छा जी। और जो आपने कहा, जी बिल्कुल, आप टावर क्रेन कई बार लंदन जाते होंगे, आपने क्रेन्स देखी होंगी। जी हाँ, वो अलग अलग हाइट की होती है। लंदन आई के लिए जो टावर क्रेन लगी थी, वो भी जो मुझे पुराने लोगों ने बताया कि लंदन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे टावर क्रेन्स के साथ बहुत हादसे होते हैं इन विंटर, क्योंकि ऊपर फॉग होती है। कई बार कोई हेलीकॉप्टर जो होता है 2-3 बार अगर आप सर्च भी करोगे दिखता नहीं है, तो वो क्रैश हुए हैं टावर क्रेन से। ओह माय गॉड। जिसमें काफी जो टावर क्रेन के ड्राइवर्स होते हैं उनकी जान भी गई है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ओके ओके, चलो अभी हम कंस्ट्रक्शन से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमने लोगों को नॉलेज दे दिया। गाइज आज मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट स्टिल जो चीज़ आपको पसंद होती है उसमें फिर वो देखा नहीं जाता है ना, मज़ा आता है काम करने में। सो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने काफ़ी कंट्री घूमी है जी, काफ़ी ट्रैवल किया है बहुत, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें तो सबको पता है, हम है ना थोड़ा डिफरेंट कुछ नया जानेंगे, लोगों तक जाए। कोई आपका एक्सपीरियंस, पहले एक एक कंट्री से लेते हैं। आपने यूके के आने के बाद पहली कंट्री कहाँ कौन सी ट्रैवल की? यूके में आने के बाद सबसे पहले हम गए थे, मैं और मेरी वाइफ, स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड का हमने जो तो है स्विट्जरलैंड के लिए आपने वो शेंगन वीजा डाला होगा? जी बिल्कुल। अब उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए आपको जो है, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वेबसाइट पे, जो कि शेंगन वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको चेक करोगे तो मिल जाएगी और उसके पे अप्लाई करना पड़ेगा। फंड्स आपको पहले शो करने पड़ेंगे ओल्ड, जो कि रहेंगे। टिकट्स, होटल बुकिंग, सब कुछ आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सब आपके पास होना चाहिए, वो भी पुराना। फंड्स जो है आपको 3 मंथ्स पुराने चाहिए, 6 मंथ्स पुराने चाहिए। कितने दिखाने पड़ते हैं फंड? फॉर सिंगल पर्सन आपको मिनिमम 3000 पाउंड। ओह माय गॉड, जी रियली? जी, ओके। इतना आपके पास होना चाहिए। अगर 3 से थोड़ा कम भी जो है वो चल जाएगा, 2500 तक एक पर्सन का मान के चलिए, तो 2 पर्सन का 5 ग्रैंड। जितना ज्यादा आप फंड शो करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए वीजा के लिए। जी, फंड्स आपको ये शो करने पड़ेंगे जिसकी आपकी स्टेटमेंट लगेगी 3 मंथ्स पुरानी। अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो दोनों की लगेगी। अगर कंबाइन अकाउंट है तो आप एक ही अकाउंट की शो कर सकते हो। ओके। और टिकट्स आपको बुक्स पहले करनी पड़ेंगी। होटल बुकिंग, टिकट्स जो सब रहेगा आप पहले बुक करके फिर ही एम्बेसी में वीजा अप्लाई के लिए जाएं। इसके बिना आप ना जाएं तो आपके वीजा कैंसिल होने के चांसेस बहुत रहेंगे। सो वीजा आ गया, जी। ठीक है। वीजा आने के बाद टिकट्स कितने लगते हैं लंदन से स्विट्जरलैंड के? अगर आप टिकट्स पहले बुक कर लोगे तो आप जो है 250 पाउंड्स तक दोनों की आपकी टिकट जो है वो हो जाएगी, आने जाने का? आने जाने का। अच्छा जी, एक बंदे का कि दो लोग? दोनों का। अच्छा। अगर आप पहले करोगे। ओके। और अगर आप टाइम टू टाइम करोगे तो आपको 500 पाउंड से कम की टिकट कहीं भी नहीं मिलेगी। ओके, फिर आप उधर उतर गए। फिर उधर क्या क्या स्विट्जरलैंड में क्या क्या है जो आपने एक्सप्लोर किया? और उधर होटल्स वगैरह आपने कौन सी वेबसाइट से बुक किया था, या एयरबीएनबी से किया, या कैसे, वो थोड़ा बताइए मुझे।
होटल जो मैंने और मेरी वाइफ ने बुक किया था वो booking.com से किया था। ओके। एक्चुअली मुझे अच्छे होटल्स में रुकने का ज़्यादा शौक है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने 5 स्टार होटल जो कि ज़ूरिक में मेन जो कि कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, वहाँ पे बुक किया था। होटल मोटल 1 के नाम से था वो होटल। ओके। जी बिल्कुल। और हमने विजिट किया था स्विट्जरलैंड विंटर में, तो एज कम्पेयर टू इंग्लैंड वहाँ पे ठंड थोड़ी आपको ज़्यादा है स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल। तो पैकिंग आप उस हिसाब से अपनी करके जाइए। ज़ूरिक हमने सबसे पहले जो है विजिट किया था, एयरपोर्ट से हम होटल गए ज़ूरिक में। फर्स्ट डे हमने ज़ूरिक एक्सप्लोर किया, वहाँ पे लेक्स हैं काफ़ी सुंदर जो कि आपको मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन उनका काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, आप अकेले वहाँ पे जो है बिना हेल्प और गाइडेंस के आप अगर स्टेशन पे जाओगे या तो आप 1 घंटे तक जो है एग्जिट एंट्री मिल ही नहीं पाएगी आपको। अच्छा, कहाँ पे इतना बड़ा है? जी, अंडरग्राउंड भी है वो। और वहाँ की ट्रेन्स भी काफी अच्छी है। आखिर स्विट्जरलैंड फेमस जो है वो ट्रेन्स के लिए ही है उनकी। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे डबल डेक आपको ट्रेन मिलेगी। जैसे कि लंदन में डबल डेक बस है, वहाँ पे डबल डेक ट्रेन है। और ट्रेन की छत आपको पूरी जो मिलेगी वो मिलेगी मिरर्स, ताकि आप व्यू एंजॉय कर सकें वहाँ पे। ओके जी, और हर ट्रेन वहाँ पे जो है मिलेगी आपको वो ओपन मिरर्स के साथ मिलेगी। वहाँ पे आपको पूरी ब्लॉक नहीं रहेगा आपका व्यू, आप पूरा एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। ओके। स्विट्जरलैंड में मतलब क्या क्या चीजें हैं फिर बताइए, और क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लोर? स्विट्जरलैंड में राजू भाई, एक तो हमारे इंडियंस के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की काफी वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। और शूटिंग वहाँ पे उन्होंने काफी फिल्म्स की है, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसकी शूटिंग हो गई। और 1-2 पिक्चर मेरे नाम नहीं याद आ रहा है। और वहाँ पे लोकेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़ूरिक से 2 से 2.5 घंटे दूर अगर आप ट्रैवल करोगे, वहाँ पे आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसकी शूटिंग की लोकेशंस वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे पोस्टर भी लगे हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, लोकेशन उस नाम से है कि जी स्ताद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ब्रिज। ओके। तो आपको वो वहाँ पे ब्रिज मिल जाएगा। वहाँ पे जी स्ताद नाम की जगह बहुत सुंदर विलेज है, अगर आप जाएंगे ना तो बहुत साफ सफाई है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी। अगर आप गर्मियों और समर में ट्रैवल करेंगे वहाँ पे। हमारा इंडियन खाना मिलता है? बहुत कम मेन टाउन्स में। आपने खाया क्या फिर? मैं और मेरी वाइफ तो खाना ही ढूंढते रह गए वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल राजू भाई, पिज्जा खाया, जो कि आपको जानते हैं वहाँ के पिज्जा जो रहेगा वो आपको सिर्फ ब्रेड देंगे। ब्रेड के ऊपर नमक और सॉस बस जी। और क्रोसेंट्स आप जानते हैं, क्रोसेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, वो उस पे हम सारे। तो आपने क्या उधर जो आपने ना तैयारी करी हो और दूसरों को बोलना चाहते हो कि भाई ये चीज थोड़ा आप रेडी रखना, कि आपने वो सफर किया हो उधर उस चीज से कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ये पहले से थोड़ा, हम तो गुजराती लोग हैं, हम तो ठेपला वेपला सब लेके जाते हैं ना, तो ऐसे आप कुछ घर से कुछ खाना खुना नहीं लेके गए थे, नाश्ता वास्ता कुछ? मैं और मेरी वाइफ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके गए थे वहाँ पे। उधर तो अगर आप कोशिश करो, वैसे तो अगर आप इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो आपको एक ही बैगेज अलाउड है। अच्छा, तो आप कपड़े लेके जाओगे तो वहाँ पे खाने का तो सवाल पैदा होता नहीं कि आप खाना तो लेके जा नहीं सकते, और लेके जाओगे तो वो चेकिंग में आ जाएगा आपकी, क्योंकि ऑयली होगा, हमारे इंडियंस का फूड ऑयली। तो ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है, उधर सारा नेचुरल व्यूज है, देखने का क्या है मतलब? वो जैसे आपने बताया लेक्स है, ठीक है, और नेचुरल ब्यूटी है, क्या है? स्नो है? स्नो तो आपको वहाँ पे सिर्फ जो है हाई पीक एरियाज जो हैं स्विट्जरलैंड के, वहीं पे आपको समर में भी स्नो देखने को मिलेगी। और वैसे अगर आप समर में जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं विंटर का देख चुका हूँ, मुझे समर में देखना है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो है वहाँ पे रहेगी, बहुत अच्छे व्यूज़। और लेक की आपको बात होता है, वहाँ पे इंटरलेकन लेक है। मेरे शहर का नाम नहीं याद आ रहा, जी स्ताद से 1 घंटा दूर है वो जो कि लोकेशन है। वहाँ पे इंटरलेकन लेक है, जहाँ पे हमारे यश चोपड़ा जी का ब्रोंज का जो है स्टैचू भी उन्होंने बनवाया है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन बॉलीवुड की वजह से, फिल्म्स की वजह से काफ़ी जो है स्विट्जरलैंड की इनकम का सोर्स रहा है। तो इस मेमोरी में उन्होंने वहाँ पे यश चोपड़ा का जो है एक पोस्टर स्टैचू बनाया हुआ है, जो कि हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे विजिट करते हैं उसके लिए। इंटरलेकन बहुत अच्छी सिटी है, आप लोग अगर कभी जाओ तो वहाँ पे विजिट करना। ओके, तो आपने वो फिर सारा ट्रैवल ट्रेन से किया? बिल्कुल। अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जो है सबसे पहले ज़ूरिक के ट्रेन स्टेशन पे जाके अपना ट्रैवल पास बनवाओ। अच्छा। जो कि 250 पाउंड पर पर्सन लगता है, जिसमें आप वो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड जो है आप विजिट कर सकते हो सिर्फ ट्रेन से। कितने दिन के लिए 250? हमारा 250, मेरा और मेरी वाइफ का 4 दिनों का 250 था, जिसमें हमारा ट्रेन्स भी इंक्लूड थी और ट्रेन्स भी इंक्लूड थी, क्योंकि
बस पासिस वहाँ पे अलाउड नहीं थे, तो आप ट्रेन्स दोनों से ट्रैवल कर सकते हो। 250 में दोनों का हो गया था? नहीं, 250 पर पर्सन। ओह माय गॉड, तो 500 पाउंड, 500 पाउंड। अगर आप 2 लोगे तो आपको 450 तक का पड़ जाएगा। बहुत एक्सपेंसिव फिर तो जी। 4 दिन के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन अगर आप 4 दिन का ले रहे हो तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो उन पासेस के बेस पे। ओके। क्योंकि कोई भी ट्रेन आपको लेनी है आप ले सकते हो, कोई भी ट्रैम कहीं भी जाना है आप ले सकते हो, कहीं कितनी दूर आप पूरा स्विट्जरलैंड जो है वो कवर कर सकते हो सिर्फ उन पासेस के बेस पे। अच्छा जी। ओके, बाकी कुछ कोई मेमोरीज स्विट्जरलैंड की? ऐसी लोकेशन पे जब आप जाते हो जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई है, जो कि आपने अपने बचपन में देखी हो, वहाँ पे फोटो शूट तो कराना, अलग ही उन चीजों feel को आता है ना? देखना, तो वो अलग ही फील आता है वहाँ पे। तो वो हमारी मेमोरीज हैं। हम एक बार दोबारा मैं और मेरी वाइफ जाना चाहेंगे स्विट्जरलैंड, अच्छा। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और आप भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे कोशिश करें जाए। ऑब्वियसली। ओके, अभी हम स्विट्जरलैंड से आते हैं, दूसरी कौन सी कंट्री आपने एक्सप्लोर करी? स्विट्जरलैंड के बाद हम गए थे पेरिस। ओके। जी, जो कि मेरा और मेरी वाइफ का वर्स्ट था सबसे। जी, पेरिस जैसा आप देखते हैं ना कि जो कि फिल्मों में है, वो ऐसा बिल्कुल ऐसा भी क्यों? नहीं है। हमको बस तो हमको जानना है कि क्यों आपको ऐसा क्यों लगा? पेरिस में सबसे ज्यादा आपका इशू रहेगा लैंग्वेज का। अच्छा। क्योंकि वहाँ के लोग जो है इंग्लिश बोलते नहीं है, अगर जिनको आती है वो भी नहीं बोलते। अच्छा। आपको वहाँ पे लैंग्वेज का इशू सबसे बड़ा रहेगा। लोग काफी रूड हैं। पेरिस की अगर आप मेन सिटी में जाओ, आपको गंदे लोग, गंदगी, ड्रग्स, ये सब आपको वहाँ पे नियर मेन एफिल टावर पे अगर आप जाओगे वहीं एफिल पे टावर के अगल बगल में मैंने भी सुना है कि जी, बहुत ड्रगी होते हैं। बहुत ज्यादा। आप वहाँ पे दिन में जाओगे तो आपको थोड़े कम दिखेंगे, लेकिन हमने नाइट व्यू किया था एफिल टावर का, मेरी मम्मी वाइफ ने, तो वहाँ पे ड्रगीज और जो ये आपको कहते हैं जो सामान बेचते हैं लोग, वेंडर्स हो गए छोटे छोटे काले वहाँ पे, वो वहाँ पे बहुत जो है पॉकेट पिकर जो होते हैं, जिन हम चोर कह देते हैं, जो कि आपके पता भी नहीं लगेगा और आपकी या जेब से पैसे लेके, बटुआ लेके, फोन लेके गायब हो जाएंगे। अच्छा। हमारे साथ हुआ था। हम रात को जब व्यू कर रहे थे एफिल टावर, तो हमें ऐसे ही किसी जो सामान बेच रहे थे वहाँ पे वेंडर्स, उनसे थोड़ी सी बहस हुई थी और हमें वो जैसे हम जा रहे थे तो फॉलो कर रहा था हमें। तो एफिल टावर के पास आपको पुलिस भी काफी मिलेगी, हमने पुलिस से वहाँ पे हेल्प भी ली, लेकिन हम जैसे उनसे बात कर रहे थे उन्होंने हमें डायरेक्टली कहा कि नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। ओह माय गॉड, और ये तो क्या फिर है पुलिस से भी क्या बात करेंगे? जी, वही प्रॉब्लम है वहाँ पे, लैंग्वेज बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। फ्रेंच बोलते हैं? फ्रेंच भी है वहाँ पे, आपको रोमेनियन भी मिल जाएंगे, स्पेनिश भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज। जी, अगर आपको इन लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप सरवाइव कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि उन्हें इन लैंग्वेज के बारे में पता है। अगर आपको इटालियन आती है, स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, तो आप सरवाइव कर जाओगे। इंग्लिश इंग्लिश के बेस पे आप वहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, तो आप पेरिस कितने दिन का टूर आपने प्लान किया था? प्लान हमने वहाँ पे पेरिस 4 दिन किया था, लेकिन हम 3 दिन में ही वहाँ पे काफी बोर हो गए थे। अच्छा। क्योंकि हमें पसंद नहीं आया था पेरिस इतना, जो कि हम सोच के गए थे कि एक्सप्लोर करेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। तो हमने सिर्फ मेन चीजें ही एक्सप्लोर करी। म्यूजियम वहाँ पे एक्सप्लोर किया, और जो फ्रांस का गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको वहाँ पे मेरे नाम याद नहीं है, वो विजिट किया। और सबसे फेमस जो था डिज्नीलैंड पेरिस का, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने सुना है डिज्नीलैंड, बट है क्या वो मुझे जानना है। डिज्नीलैंड अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको वो पसंद आएगा, क्योंकि बड़ों के लिए इतना कुछ है नहीं, सिर्फ नाम ही है कि डिज्नीलैंड हम गए नहीं। जी, वहाँ पे बच्चों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे जो डिज्नीलैंड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिक्की माउस, मिनी माउस, इन सब के जो है वहाँ पे परेड निकलती है 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें वो सब डांस करते हैं ओपनली। अगर आप उनसे हैंड शेक करना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वैसे तो वो गाड़ीज पे होते हैं, जो कि तो, लेकिन वो आप अगर आप वो परेड भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो म्यूजिक, वो डांस, वो देख के व्यू काफी अच्छा रहता है। वैसे तो नॉर्मल शॉप्स ही है वहाँ पे, मिक्की माउस से मिल लो, शॉपिंग कर लो, होटल्स हैं बड़े बड़े, यही है वहाँ पे डिज्नीलैंड। बस यही है, परेड, कैरेक्टर्स और शॉपिंग आप वहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो नहीं है, होटल्स बहुत महंगे हैं। तो आप सिर्फ जाओ वहाँ पे, मिक्की माउस से फोटो खिंचाओ और बस, दैट्स इट। ओके, तो एक तो एफिल टावर हो गया, एक डिज्नीलैंड हो गया जी, और म्यूजियम, एक म्यूजियम। उस म्यूजियम में भी अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए पेड है, क्योंकि उसमें काफी पुराने आर्किटेक्ट्स हैं, स्टैचूज हैं, और व्यू काफी अच्छा है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे वो म्यूजियम बनाया गया है। लावोरे म्यूजियम ऐसे उसका नाम है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा,
तो वो अगर आपको अंदर जाना है, क्योंकि वो काफी अंडरग्राउंड है, जितना ही वो ऊपर है उतना ही नीचे है। आई थिंक 2 फ्लोर्स वो नीचे है वहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप जाओगे तो आपको काफी पुरानी आर्किटेक्ट्स पेंटिंग्स ओके देखने को मिलेंगी। तो मतलब आपका पेरिस का इतना मजा नहीं आया? जी नहीं, आप प्रिफर नहीं करोगे कि पेरिस जाना चाहिए? नहीं, अगर जा रहे हो तो लैंग्वेज सीख के आप जा सको तो आपके लिए वन टाइम चले जाओ, ठीक जी। है, बट उतना जो मजे से घूम पाओ 1-2 वीक ऐसे नहीं, जी नहीं। है ना? एज कम्पेयर टू स्विट्जरलैंड हमने देखा वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, अच्छा। इंग्लिश में आपसे बात भी करेंगे कि आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे रेसिज्म की कि आप अच्छा। दूसरी कंट्री से आए हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन पेरिस में आपको वो फील कराएंगे कि आप बाहर के हो। ओह जी। अच्छा, तो ये जो आप स्विट्जरलैंड गए, ठीक है, वो कितने दिन के लिए गए? 4 days। तो उसका टोटल खर्चा अगर कपल का मान ले तो कितना होता है लंदन से जाने के लिए? इंक्लूडिंग होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स आप मान के चलिए, और एक्सपेंसिव £1000 अगर आप होटल महंगा नहीं कर रहे तो। अच्छा, अगर नॉर्मल होटल में या एयरबीएनबी के थ्रू आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपका 1000 में तो हो जाता है। 1000 में आप अच्छे से मतलब पूरा प्रेफर कर सकते हो वहाँ पे कि खुला खाना पीना सब? खाना पीना सब। ओके। जी। और ये पेरिस का पेरिस expense होता है? का एक्सपेंसेस £700 कपल का? कपल बस? का। जी बहुत सस्ता फिर तो। जी हाँ, और वहाँ पे होटल्स जो हैं आपको इतने चीप मिल जाएंगे पेरिस में, महंगे होटल नहीं है एज कम्पेयर टू आप 700 में कपल घूम के आ जाएगा जी, पेरिस? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? जी। और मेरा और मेरी वाइफ का इतना ही रहा, क्योंकि हम ज्यादा दिन घूमे नहीं, मान के चले थे हम £1000। लेकिन अगर आप इंडियन फूड भी प्रेफर करोगे तो वहाँ पे आपको उधर महंगा मिलता है पेरिस में? पेरिस में मिल जाएगा आपको, इंडियन रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे जी। तो स्विट्जरलैंड में इतने इंडियन ट्रैवलर जाते हैं तो वो पता नहीं क्यों इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होंगे उधर? मेन ज़ुरिक में या जो बड़ा टाउन है जी स्टाद, जो छोटे टाउन हो गए जी स्टाद जैसे, इनमें आपको इंडियन शॉप्स मिलेंगी। ज़ुरिक में आपको 1 से 2 मिल जाएंगे, जो कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो वो डिपेंड करता है होटल, जो रेस्टोरेंट है आपको आपके होटल में डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके जी। और अगर आपका इतना नहीं है, क्योंकि स्टेशंस पे और लोकल शॉप्स पे आपको वहाँ पे बेसमेंट में इंडियन शॉप्स मिलेंगी। ओके। क्योंकि ज़ुरिक के स्टेशन में जो है आपका समोसे हो गए, चाट हो गया, अच्छा, वो मिल ये जाता सब मिल जाता है। पंजाबी लोग वहाँ भी हैं, मिलेंगे आपको अच्छा। ऐसी लोकल शॉप पे। क्या बात है। ओके सो विशाल भाई, अभी मेरा जो फेवरेट कंट्री है ना, मैंने वीडियोस में देखा है, ठीक है, मेरा ड्रीम भी है कि उधर मैं अपनी प्रॉपर्टी बाय करूंगा जी। वो है दुबई, दुबई सिटी में, ठीक है। अभी दुबई के बारे में मुझे जानना है क्योंकि आई लव दुबई। मैं गया नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, ठीक है, बट जो वीडियोस में देखा है, जो सुना है, ठीक है, उधर की जो गवर्नमेंट्स भी है जो बहुत स्टेप बाय स्टेप कुछ नया 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 लेके आती है, इनोवेशन करती रहती है अपनी कंट्री में। तो दुबई के बारे में आपका बताइए कि शुरू से आपने कैसे गए, क्या क्या किया, उधर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हमको इन डिटेल जानना है। अगर आप यूके से दुबई जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाएगा। अच्छा जी। अगर आपके पास वैलिड बीआरपी है या ई वीजा है तो आप जैसे ही लैंड करोगे दुबई में, एम्बेसी जो है वहाँ की इमिग्रेशन आपको ऑन अराइवल वीजा आपको प्रोवाइड कर देगी। ओके जी। क्योंकि तो जब आपको जाके उधर बोलना इमिग्रेशन में कि भाई हमको जी कोई हाँ, अलग उसका कोई जी नहीं, आप नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे, वो आपका जो यूके का बीआरपी आप उन्हें शो करोगे और आप उनको कह सकते हो कि मैं ट्रैवल के लिए हूँ, तो आपको 14 डेज का आई थिंक ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है दुबई में लैंड करके। तो हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जैसे यूके से इंडिया का टिकट कराए तो 3 दिन के बाद दुबई की फ्लाइट ऐड करें, ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर 3-4 दिन घूमना हो दुबई तो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप यूके से इंडिया जा रहे हैं तो आप दुबई में स्टॉप ले सकते हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग बचेगी, क्योंकि यूके से इंडिया की 9 आवर्स की डायरेक्ट फ्लाइट है। हाँ। और अगर आप दुबई में स्टॉप लेते हो तो 7 आवर्स की आपकी यूके टू दुबई की फ्लाइट रहेगी। वहाँ पे थोड़ा रहो, घूमो, अगर स्टे करना है तो स्टे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वैलिड बीआरपी होगा, वीजा होगा, तो आपको मिल जाएगा। ओके। और देन यू कैन ट्रैवल टू इंडिया। तो आपने फिर उधर इमिग्रेशन से एंट्री ले ली दुबई में, ठीक है, आपने होटल पहले से ही बुक करे थे? जी बिल्कुल।
तो आपको होटल कैसे आइडिया था कि इस एरिया से ये लोकेशन नजदीक है, ये होटल से ये नजदीक है? आपने किस हिसाब से अपना होटल बुक किया, वो कैसे किया? जो मुझे जहाँ घूमना था, जो कि मैंने प्लान किया था कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास मेरी नियर रहेगी, ट्रेन स्टेशन के पास मेरा कौन सा होटल रहेगा, कौन सी लोकेशंस रहेगी, तो वो सब मैं प्लान करके सर्च करके booking.com पे ही आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कौन कौन से डेस्टिनेशन है, आपको कहाँ ट्रैवल करना है, और उसी के नियर बाय आपको होटल भी मिल जाएंगे। तो मैंने अपना होटल जो किया था वो बिजनेस बे के एरिया के अंदर बुक किया था। कैनाल होटल क्या नाम है, जो कि बुर्ज खलीफा से थोड़ी ही दूर है। वहाँ पे से आपको बुर्ज खलीफा का व्यू, बिल्डिंग्स का, जो बिजनेस सेंटर है उनका, उस सब का व्यू आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो और वहाँ से अगर आप ट्रैवल भी करते हो तो वो भी आपको पास रहेगा, जो कि आपके डेस्टिनेशंस है। ओके, तो फिर आपने वो होटल बुक कर लिए, ठीक है। होटल करने के बाद आप एक ही होटल में 4 दिन रुके कि फिर अलग अलग लोकेशन पे 1-1, 2-2 दिन रुके अलग अलग होटल पे? जो भी, जैसे बुर्ज खलीफा के नजदीक में एक होटल कर दिया, फिर आप वो एक म्यूजियम है ना बहुत बड़ा, जी है ना, बिल्कुल, उसके फ्यूचर म्यूजियम। हाँ, फ्यूचर म्यूजियम। फिर एक वो फ्रेम है, दुबई फ्रेम। जी, दुबई फ्रेम, है ना। तो आपने एक ही होटल में रह के पूरा दुबई एक्सप्लोर किया कि नजदीक नजदीक 1-2 होटल करके ऐसे किया? इन सारी जगह से, जो कि हाफ एन आवर या 1 आवर की ट्रैवलिंग का डिस्टेंस था, मैंने वहां पे होटल बुक किया। अच्छा, तो सारी नजदीक ही है, मतलब इतना दूर नहीं है? 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कि रहेगा, क्योंकि इतनी दूर ही है जगह। जो दुबई फ्रेम जो है वो सबसे ज्यादा दूर है बुर्ज खलीफा से, तो वहाँ का जो सबसे मैक्सिमम ट्रैवल है वो 1.5 घंटे का है। तो 1.5 घंटा कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल कर ही सकते हो। ओके, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। आप होटल में रहे, पहले दिन आप कहाँ गए? फर्स्ट डे हमने विजिट किया था मिरेकल गार्डन, दुबई गार्डन। बहुत खूबसूरत है, मैंने फोटोज में देखा था, आपके भी फोटो। मिरेकल गार्डन के नाम से ये गार्डन है वो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत बड़े बड़े फूल्स, उनके फूल्स के हिसाब से बने हुए एनिमल्स की पोस्चर हो गई। दुबई की जो सारे वो हम बोलते हैं ना, जो फ्लावर, मतलब हमने तो देखे भी नहीं इतने फ्लावर। जी, इतने वेराइटीज उधर है। और ओरिजिनल, क्योंकि कई जगह आप देखोगे फ्लावर्स जो है वो डुप्लीकेट प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हर कलर के फ्लावर भी मिलेंगे, और बड़े फ्लावर्स रेगुलर साइज से बड़े थोड़े मिलेंगे। और क्या यूनिक था वो गार्डन में? उन्होंने वहाँ पे एक एमिरेट्स की फ्लाइट्स सिर्फ फूलों से बनाई हुई है। ओके, पूरी प्रॉपर फ्लाइट्स, विंग्स, सब कुछ। जी, और स्टेप्स जो आपका डेकोरेशन करेगा, वॉकवे वहाँ पे जो है वो भी फूलों से ही बनाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, देख रहे हो वहाँ पे, तो आपको जो बड़े, आप अलादीन देखा है आपने, उसका जो जीनी होता है, मुझे मैंने देखा वहाँ पे उन्होंने उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अच्छा, कि फ्लावर से ही। ओके, और वो मूव भी करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास वीडियो है। ओके जी, मैं तो अगर कुछ वीडियोस, वो दुबई के कुछ क्लिप्स हो ना, तो हमको देना, तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो पीछे लोगों को, आपको भी दिखेगा कि भाई जी क्या क्या है ना, वो सब क्लिप्स हम दिखा देंगे। तो और फिर फ्लावर वो गार्डन देखा, उसके बाद मिरेकल गार्डन के बाद हमने प्लान किया था डेजर्ट सफारी, लेकिन वो हम कर नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि सेम डे हम ट्रैवल किया था यूके से, और हम पूछे थे दुबई, तो टेम्परेचर की वजह से हम ज्यादा। वो डेजर्ट जो सफारी है, उधर ऐसा भी होता है कि नाइट में वो डांस वगैरह होता है ना, वो सब ऐसे वो लड़कियां डांस करती हैं, लोग ऐसे पूरा राउंड में बैठे होते हैं। जी, होता है। और वो ड्रिंक्स विंक्स करते होते हैं, वो सब। जी, वो आपके पैकेज आपने जो सा बुक किया ना, उसमें इंक्लूड, आप पहले ही देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि डेजर्ट सफारी के काफी पैकेजेस हैं। अच्छा, तो आप वो पैकेज, बेली डांस, हाँ मुझे याद आ गया, बेली डांस होता है ना उधर। जी, बोन फायर के आसपास, वहाँ पे बोन फायर होता है, उसके पास बेली डांस, और आपको ड्रिंक्स भी ऑफर की जाती है। अच्छा, तो जी हाँ, वहाँ। और दिन में फिर वो राइड करवाते हैं ना? जी, गाड़ी से राइड आपको कराएंगे, और राइड आपका जो रहेगा वो 2 बजे स्टार्ट होगा। 2 बजे दोपहर को, फुल धूप में ना। सुबह आपको पिकअप कुछ नहीं करेंगे, आपको आपके होटल से एग्जैक्ट 2 बजे ही। उसका रीजन क्या होता होगा? क्योंकि 2 बजे के बाद से वो पूरा आपका जो नाइट का टूर रहेगा, जो कि आपने बेली डांस बताया, ये सब आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइड्स होंगी, जो रेगिस्तान की राइड्स हैं, बोन फायर है, और आपका बेली डांस, और वहाँ पे काफी चीजें एक्सप्लोर करने की। कैमल राइड हो गया, और वहाँ पे जो कि उन्होंने दुबई के रेगिस्तान में कुछ छोटे छोटे विलेजेस टाइप बनाए हुए हैं, जहाँ पे आपको
ग्रीनरी मिल जाएगी रेगिस्तान में, और पॉन्ड्स वगैरह, वाटर कैनाल्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं। वो अगर आप पैकेज में कराओगे, वो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है। तो आपने कुछ पैकेज नहीं कराया था, आप अपनी मर्जी से जा रहे थे, जहाँ टिकट लग रहे थे उधर टिकट दे रहे थे, अपने हिसाब से होटल बुक किया था, खाना अपने हिसाब से मनपसंद रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, ठीक है, हो गया। अभी वो डेजर्ट सफारी के बाद हमने नेक्स्ट डे प्लान किया था दुबई फ्रेम, और वहाँ पे एक बहुत पुरानी मार्केट है दुबई में जो कि फेमस है गोल्ड के लिए। अगर आपको जो कि लोग पसंद करते हैं, सुना है उसका, मार्केट का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मेरे पास पिक्चर्स है वहाँ पे की, मैं आपको दूंगा, और वीडियोस क्लिप जो भी आप मुझे वो देना, तो हम लोगों को दिखाएंगे। तो मार्केट घूमे आप? मार्केट घूमे, वहाँ पे बहुत फेमस स्टारबक्स है उसी दुबई फ्रेम के पास, जो कि काफी ओल्ड पुराने तरीके से बनाया हुआ है। बिल्डिंग पुरानी है लेकिन उसमें स्टारबक्स उन्होंने खोल दिया, तो वो काफी फेमस है। वो स्टारबक्स हमने विजिट किया। नॉर्मल स्टारबक्स ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों ने की हाइप क्रिएट की हुई है कि स्टारबक्स है, वहां पे जाना है। समझ गया। तो वो एक्सप्लोर किया, पुरानी मार्केट है दुबई की, वो एक्सप्लोर करी, जहाँ पे जैसे वेंडर्स आपका लोकल सामान बेचते हैं, वहाँ की कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, उधर के जो अत्तर वगैरह होते हैं, परफ्यूम बहुत फेमस है जी। वहाँ पे अगर आप दुबई फ्रेम नहीं, अगर आप दुबई मॉल में विजिट करोगे, वहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के इत्र जो है वो मिल जाएंगे। मनीष मल्होत्रा का वहाँ पे शोरूम है दुबई मॉल में। अच्छा, अपनी वो दुबई जो मॉल है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई क्लास, जी बिल्कुल, बड़े से बड़ा ब्रांड आपको वहाँ पे मिलेगा। बल्कि मुझे नहीं लगता हमारे लंदन में अभी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ही अमीरी का ब्रांड शोरूम ओपन हुआ है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि लंदन में अमीरी का ब्रांड है। अच्छा। लेकिन वो दुबई में आपको जो है वो अमीरी तक का सब मिलेगा। गुच्ची के जो स्टॉक आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, वो दुबई मॉल में पहले मिलेगा आपको। अच्छा जी, ओके। उसके बाद आप कहाँ गए? बुर्ज खलीफा का थोड़ा बताइए। अभी मेन बुर्ज खलीफा का अगर मैं प्रेफर करूंगा, अगर कोई देखने जा रहा है तो वो रात को वहाँ पे करे, क्योंकि रात का व्यू ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू डे, क्योंकि आपको लाइट्स होगी बुर्ज खलीफा की, जो लाइटनिंग आप देखते हैं, जो कि वहाँ पे नाम आता है, जहाँ पे कतर का पूरा नाम आता है बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग के ऊपर जो डिस्प्ले होता है, वो आपको रात को देखने को मिलेगा, वो अच्छा भी रहेगा। अच्छा, तो उसका टिकट्स कुछ होता है? बुर्ज खलीफा के अगर आपको 120 फ्लोर्स तक आपको फ्री है, उसके ऊपर अगर आपको जाना तो टिकट आपकी लगती है। 120 तक नहीं? 120 तक नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। दुबई मॉल से ही एक रास्ता निकलता है जहाँ से आप बुर्ज खलीफा जा सकते हो। तो 120 तक क्या होगा? वो रेस्टोरेंट, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, यही सब है बुर्ज खलीफा। हाउसेस वगैरह? हाउसेस तो नहीं है, कुछ जगह पे उन्होंने फ्लैट्स आप कह सकते हो, इंस्टीट्यूट फ्लैट्स हैं जिन्हें कि लोग होटल कह देते हैं, बुकिंग कह देते हैं। ओके जी। और क्या डिफरेंट क्या है बुर्ज खलीफा में उधर? एक्सपीरियंस तो देखिए होता है, जब आप दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और आप देखते हैं, तो वो आपको व्यू जो रहता है वो डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो डांसिंग वाटर शो भी होता है? जी हाँ बिल्कुल, रात को वहाँ पे डांसिंग शो होता है, लाइटनिंग के साथ होता है, और वहाँ पे म्यूजिक के हिसाब से होता है डिफरेंट, जिससे जो रिदम म्यूजिक की रहेगी वही रिदम आपकी फाउंटेन शो की रहेगी, उसी बेसिस पे ही वो चलेगा। उसके लिए भी आपको अगर शो वो फाउंटेन शो देखना है तो वो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे आप जाओगे, वहीं पे छोटी छोटी बोट्स उन्होंने रखी हैं, उसमें लोगों को बिठाते हैं। अच्छा। और वो फाउंटेन के आसपास लेके जाते हैं, फिर वहां से आपका व्यू अच्छा है। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी फाउंटेन शो के लिए। ओके। अगर आपको नॉर्मल देखना है तो आप बाहर से खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन बोट्स के अंदर बैठ के जो आप देखते हो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। और दुबई में तो हमारे रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा दुबई मॉल में ही आपके बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा। और दुबई में भी आपको जगह जगह हल्दीराम जो है मिल जाएगा, बीकानेर वाला, ये सब आपको मिल जाएंगे। चौकीदानी, अच्छा। हमने जो प्रेफर किया तो दुबई फ्रेम के पास ये चौकीदानी, वहाँ पे राजस्थानी फूड, भाट, दाल भाट हमारा वहाँ पे मिलता है। क्या बात है। जी बिल्कुल, और अपना ही लगता है, जैसे ये नहीं कि आप घर का, बिल्कुल बहुत होंगे, बहुत पाकिस्तानी, अपनी एशियन कम्युनिटी बहुत है वहाँ पे। अच्छा। जी हाँ, ये नहीं कि आपको सिर्फ अलग अलग स्टेट से देखने को मिलेंगे कि ये स्टेट के ज्यादा है, बहुत ज्यादा एशियन, गुजराती वहाँ पे बहुत है जिन्होंने बहुत पुरानी शॉप्स वगैरह गोल्ड की खोली हुई हैं। जी। ओके, सो अभी मुझे आप ये बताइए कि पेरिस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूके हो गया, दुबई हो गया, ये चारों को मुझे एक एक लाइन में डिफरेंट बताइए। स्विट्जरलैंड को आप जो है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लाइफ में दूंगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
ओके नेचर को आप कह लीजिए, ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, उसके हाँ। बाद यूके। यूके आप कह सकते हो सिटी ऑफ ड्रीम्स, या क्योंकि यहाँ पे आगे आप अगर मेहनत करोगे तो जो आप अपने चाहते हो सपने हो सकते हैं हो साकार। सकते हैं पूरे। जी ओके, हाँ। उसके बाद मुझे पता है आप पेरिस को तो लास्ट में रखोगे। जी हाँ। दुबई को क्या देखते हो आप? दुबई कैसा लगा आपको? दुबई को भी मैं थर्ड नंबर पे रखूँगा, क्योंकि जहाँ जो मैंने एक्सप्लोर किया, लोगों से बात की वहाँ पे जो कि लोकल रह रहे हैं, वही इनका कहना यही है कि वहाँ पे जो है आपका इनकम सोर्स इतना नहीं है, जो कि अच्छा। मिथ लोग कहते हैं कि दुबई में पैसा है। आप अच्छा। इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन इनकम का सोर्स वहाँ पे उन्होंने जो है, जो मैंने बात की वहाँ के जो लोकल रहते हैं, जो ड्राइवरी कर रहे हैं, जो शॉप्स हैं, जी नहीं, बिजनेस आप खोल सकते हैं, बिजनेस आपका वहाँ पे चल सकता है, लेकिन प्रेफर लोकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ओके, और बाद में पेरिस है ना? पेरिस वर्स्ट, सिर्फ बातें बातें हैं पेरिस की। अच्छा, हाँ। पेरिस तो बस सिर्फ ऐसे ही है ना? जी। ओके, सो मुझे अभी है ना, देखो मेरा सच्ची बताऊं ना, मेरा ड्रीम है, मैं शायद 5-7 साल में जब भी हो पूरा, मैं सोच रहा हूँ एक दुबई में मैं घर लूंगा। जी पता नहीं फ्लैट लूंगा या अगर 5-10 साल के बाद तो विला भी ले सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सपने भाई क्यों ना देखे, सपने जी, देखने के सपने थोड़ी पैसे देखेंगे लगते हैं। तभी तो पैसे जोड़ेंगे। हाँ, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उधर की नहीं? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अगर आप यूके से दुबई शिफ्ट हो रहे हो तो बिल्कुल, क्योंकि आपको वहाँ पे टैक्स जो यूके लेता है वो वहाँ पे जीरो है। प्रॉपर्टी पे भी आपको सिर्फ वहाँ पे अपना फंड्स शो करने हैं, जो डिपॉजिट रहेगा वो देना, और प्रॉपर्टी आप वहाँ पे रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स जो है प्रॉपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कानून वहाँ का बहुत सख्त है। हाँ, मैंने वही सुना है कि दुबई में क्राइम बहुत जीरो है, बहुत ज्यादा जीरो है। मैं आपको सेफ, बताऊंगा, फुल सेफ है। कितना भी रात को घूमो। जी बिल्कुल, हर जगह आपको पुलिस मिलेगी, और वहाँ की जो पुलिस है वो अंडर कवर, जैसे हमारे यूके में है जो अंडर कवर पुलिस, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो वहाँ पे जगह जगह खड़ी है। अच्छा, हर चौक पे खड़ेगी, नियर दुबई मॉल, जो भी पब्लिक एरिया है वहाँ पे आपको पुलिस मिलेगी ही मिलेगी। और आप कह नहीं सकते कि वो पुलिस है, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम उनकी जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं होता। उनकी जो कॉस्ट्यूम जो रहती है, जी बिल्कुल, जो वो पहनते हैं, उनकी जो बेसिक नेचुरल ड्रेसअप रहता है, जो लंबा कुर्ता और सर पे वो बांधना, जी उस कॉस्ट्यूम में आपको वहाँ पे पुलिस वाले मिलेंगे। वो भी हमें हमारे ड्राइवर जो हमें एक्सप्लोर करा रहा था उसी ने बताया। अच्छा, आपने जो मार्केट एक्सप्लोर किया दुबई का, जी, परफ्यूम मार्केट, गोल्ड मार्केट? परफ्यूम के लिए उधर मैंने, बोलते गोल्ड बहुत सस्ता है। जी नहीं, गोल्ड अच्छा। सस्ता नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं? अगर आप बल्क में ले रहे हो, जैसे आप 10-15 लाख जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पे आपको ऐसे है कि 1-2-3 लाख जो है वो आपका टैक्स बच जाता है। ओके। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो अगर आप नॉर्मली कोई भी चीज ले रहे हो, ओके, तो वो आपका नॉर्मल कॉस्ट ही जो रहेगा उतना ही पड़ेगा आपको गोल्ड। तो अगर आप बल्क में कोई लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दुबई से ले सकता है। ओके ओके, जी हाँ। सो अभी हम अपने पॉडकास्ट को एंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? सो आपको कुछ कहना है, और कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना है? व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका कंस्ट्रक्शन में काम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल बिल्कुल आप जाइए, प्रेफर करिए। यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो पेरिस जो है आप लास्ट में रखिएगा अगर आपको जाना है तो। ओके, सो थैंक यू विशाल भाई, आप हमारे शो में आए और बढ़िया बातें की आपसे, ठीक है? और ऐसे ही गाइज हम नए नए पर्सनालिटी को लेके आएंगे आप तक, कुछ नया और कुछ बढ़िया से बातें आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत और अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।